उज्जैन महाकाल मंदिर भस्म आरती टिकट फर्जीवाड़े का खुलासा। पुरानी टिकट को कुटरचित कर बनाते थे नई। कुल 7 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 3 आरोपी मंदिर के निजी कंपनी के कर्मचारी, जिनके पास से 6 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 1 सीपीयू और 4500 रुपए जब्त किए गए। ये आरोपी 200 रुपए की टिकट के लेते थे 1500 रुपए। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में भस्म आरती के नाम पर लोगों से राशि ठगने का बड़ा मामला सामने आया है। मामले का खुलासा इस प्रकार हुआ कि दिल्ली से आए 3 श्रद्धालुओं ने अधिक राशि देकर 3 टिकट खरीदी। वैसे भस्म आरती टिकट 200 रुपए में मिलती है, परंतु इन श्रद्धालुओं को 1500 रुपए का एक टिकट प्राप्त हुआ। इस प्रकार कुल 4500 रुपए दिए गए। जब श्रद्धालु महाकाल मंदिर में पहुंचे तो जांच के दौरान पाया गया कि टिकट फर्जी है। श्रद्धालुओं ने थाना महाकाल में केस दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की जांच की। जांच में एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ। मंगलवार को प्रेस वार्ता के माध्यम से एडिशनल एसपी अभिषेक आनंद ने पुलिस कंट्रोल रूम पर कहा कि भस्म आरती की फर्जी तरीके से टिकट बनाए जा रही थी। पुरानी टिकट को कूटरचित तरीके से नई बनाई जाती थी। इस प्रकार का मामला पिछले 4 से 5 माह से चल रहा था। घटना में कुल 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से 3 आरोपी मंदिर में मौजूद निजी कंपनी के कर्मचारी हैं। आरोपियों के पास से 6 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 1 सीपीयू व 4500 रुपए नगद जब्त किए गए। मामले में महाकाल थाना पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज किए हैं। महाकाल मंदिर में भस्म आरती में फर्जी तरीके से भस्म आरती की जो टिकट है वो बनाने का मामला संज्ञान में आया है। तो उसको बनाने के साथ साथ कूट रचना की जाती थी। पुरानी भस्म आरती की टिकट है उसको कूट रचित करके उसको नया परमिशन बनाया जाता था, जिसके बेसिस पे थाना महाकाल पर 420 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। बाद में इसमें धारा इजाफा किया गया 467, 468, 471 का। जो टोटल 7 आरोपी अभी मिले हैं, 7 को गिरफ्तार किया गया है, न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और इसमें अपन पुलिस विवेचना कर रही है। अगर अन्य लोगों के नाम आते हैं तो बिल्कुल इसमें जो है पुलिस जो है वाजिब कार्रवाई करेगी। इसमें पंडित अधिकारियों की कोई इसमें अभी तक हमको जो प्राथमिक जांच में पाया गया है कि जो मंदिर के कर्मचारी हैं उनकी संलिप्तता रही है, जो कि कूट रचना करके वो भस्म आरती की जो टिकट है वो बनाया करते थे। और वही उन्हीं में से उनके वो या उनके सहयोगी जो है भस्म आरती का जो टिकट चेक करने के लिए काउंटर पे भी रहते थे। तो जिस कारण से वो खुद बनाने में इन्वॉल्व थे और खुद चेकिंग करने में इन्वॉल्व थे, जिस कारण ये मामला संज्ञान में पहले नहीं आया था। लेकिन जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया, समिति के द्वारा हाईलाइट किया गया तो इनको सबको गिरफ्तार किया गया। कितने में परमिशन दिया था, कितने रुपए में परमिशन बनाते थे? ये इनका वो श्रद्धालु पे डिपेंड करता है। 1000 से 1500 रुपये लेके इस केस में जो अपराध पंजीबद्ध हुआ इसमें 1500 लिया गया था श्रद्धालुओं के से। ट्रैक्टर ट्राली चोरी के मामले में चिमनगंज थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1 ट्रैक्टर और 2 ट्राली जब्त की है। एडिशनल एसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि सांदीपनी नगर कॉलेज के पीछे कुछ लोगों के ट्रैक्टर ट्राली खरीदने बेचने की सूचना पर तुरंत दबिश दी गई, जहां से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने साथियों के साथ 1 ट्रैक्टर ट्राली ईदगाह के पास से व 1 ट्रैक्टर ट्राली दातार हनुमान मंदिर के पास से चोरी करना बताया। जो आरोपी गुणों के कब्जे से 1 स्वराज कंपनी का ट्रैक्टर व 2 ट्राली की बरामदगी हुई है एवं महिंद्रा कंपनी का ट्रैक्टर राजगढ़ में बेचने के लिए एक व्यक्ति को देने के लिए बताया था, जिस पर राजगढ़ में आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं उसके द्वारा मेवात हरियाणा के व्यक्ति को ट्रैक्टर बेचना बताया गया। एडिशनल एसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि अभी पूछताछ की जा रही है। एडिशनल एसपी ने यह भी बताया कि थाना क्षेत्र से हुई लाखों की चोरी के कारण मामला सनसनीखेज था, इसलिए पुलिस चोरी का पता लगाने के लिए हरदम प्रयास कर रही थी, जिसमें पुलिस को सफलता मिली और आरोपियों को धर दबोचा गया। चिमनगंज थाने में अपराध पंजीबद्ध हुआ है। 2 ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी हुई थी कुछ मार्च के महीने में और अप्रैल के महीने में, जिसमें 2 अलग अलग अपराध पंजीबद्ध किया गया था। तो इसमें पुलिस के द्वारा जो है अपराध पंजीबद्ध करने के बाद जो है बहुत चिमनगंज के 2 IC और सब इंस्पेक्टर बबलेश और सब इंस्पेक्टर सिंधव और उनकी पूरी चिमनगंज की जो टीम है वो उन्होंने बहुत शानदार कार्रवाई करते हुए सभी लोगों को, इसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये अंतर जिला और अंतर्राज्यीय गिरोह है, जिसमें कुछ 2 लोग उज्जैन के हैं, गुना के हैं, सुजालपुर के हैं, झालावाड़ के हैं, मेवात के हैं। तो टोटल 6 आरोपी गण है। इसमें 1 आरोपी अभी फरार है, तो उसके खिलाफ जो है अपन वाजिब कार्रवाई करेंगे और सभी को न्यायालय में हम प्रस्तुत कर रहे हैं जो गिरफ्तार शुदा। जैसा कि मैंने बताया कि अंतर्राज्यीय है। इसमें एक जो है यहाँ से जो बेचा गया है वो राजगढ़ बेचा गया, राजगढ़ से फिर उसको झालावाड़, झालावाड़ से मेवात बेचा गया। अभी तक जो पुलिस के संज्ञान में है कि सावेर जिले से अपने को, सावेर थाने से भी अपने को सूचना मिली है कि एक अपराध वहाँ पे भी ट्रैक्टर चोरी का उन्होंने वहाँ किया था, तो उसकी जानकारी मिली है। तो टोटल 3 अपराध अपने को इनके द्वारा कृत जो है संज्ञान में आया। टीवी धारावाहिक अनुपमा की कलाकार निधि शाह ने किए महाकाल के दर्शन और लिया आशीर्वाद। भगवान विष्णु को शिव से मिलवाने के लिए साथ लेकर आई। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में सुबह होने वाली भस्म आरती में टीवी धारावाहिक अनुपमा में
किंजल की भूमिका निभाने वाली निधि शाह ने अपने परिवार के साथ बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान वो अपने साथ भगवान विष्णु को भगवान महाकाल से मिलवाने के लिए लेकर आई। निधि शाह ने नंदी हाल में बैठकर भस्म आरती के दर्शन किए। आरती के बाद महाकाल का पूरे परिवार ने जलाभिषेक भी किया। अनुपमा धारावाहिक में किंजल का किरदार निभाने वाली निधि शाह ने मीडिया से चर्चा में बताया कि बाबा महाकाल की भस्म आरती में बहुत अच्छे से दर्शन हुए। भस्म, पंचामृत, अभिषेक और आरती देख रोम रोम भक्तिमय हो गया। आरती में शामिल होकर बहुत खुश हूं। मैं भगवान महाकाल के दर्शन करवाने के लिए विष्णु को साथ लेकर आई थी। सभी भगवान के साथ दर्शन किए हैं। उन्होंने बताया कि अनुपमा में अच्छा काम कर रही हूं। आने वाले दिनों में वेब सीरीज और अन्य धारावाहिकों में काम करूंगी। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अमेजिंग दर्शन हुए हैं। मैं बिलीव नहीं कर सकती हूँ कि मेरे इतने अच्छे दर्शन हुए हैं और मतलब एकदम गूज़बम्स आने लगे थे, रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आई हूँ। मेरे इतने अच्छे से सुख शांति से दर्शन हुए हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू महाकाल मुझे दर्शन देने के लिए। कहते हैं कि शंकर भगवान के मित्र होते हैं विष्णु जी, तो मैं विष्णु जी को लेकर आई थी साक्षात, ताकि उनके साथ मेरे सब भगवानों के साथ दर्शन हो सके। अभी तो अनुपमा ही कर रही हूँ, जिसमें बहुत अच्छा काम चल रहा है। और अनुपमा शो एक ऐसा शो है जो सबसे प्यार दिया है जैसे ऑडियंस ने उसे, एंड नंबर 1 शो है, तो मैं उसी में कंटिन्यू करना चाहूँगी। यस, मैं मूवीज़ भी करने वाली हूँ, मैं वेब सीरीज़ भी करने वाली हूँ सर। 135 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर जनपद पंचायत जीरापुर, जिला राजगढ़ के सैकड़ों ग्राम रोजगार सहायक उज्जैन पहुंचे, जो कि बाबा महाकाल के दर्शन कर उनसे निवेदन करेंगे वो सरकार और उनके नुमाइंदों को इस बात की सद्बुद्धि दें कि वो वर्ष 2018 में ग्राम रोजगार सहायकों को नियमित करने की जो घोषणा की गई थी उसे पूरा करें और वर्तमान में जो वेतन ग्राम रोजगार सहायकों को दिया जा रहा है उसे बढ़ाकर 30,000 प्रति माह करें। जिला कोषाध्यक्ष राम बाबू दांगी ने बताया कि भगवा कपड़े पहनकर बाबा महाकाल के भजनों पर झूमते हुए सैकड़ों लोग महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां पर दर्शन एवं जलाभिषेक किया। 135 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर हम उज्जैन पहुंचे हैं, जहां बाबा महाकाल के दर्शन कर हम उनसे गुहार लगाएंगे कि हमें नियमित करो और वेतन विसंगति को दूर करो। हमारी नियुक्ति होने के बाद से लगातार हम वेतन विसंगति को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर हर जिम्मेदार को ज्ञापन देने के साथ ही आंदोलन भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी मांगों को कोई पूरा करने को तैयार नहीं है। इसलिए हम बाबा महाकाल के दरबार में आए हैं, जहां अब यही हमारी समस्याओं का निदान करेंगे। ग्राम रोजगार सहायक केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का हर कार्य करता है, लेकिन हमारे साथ ही वेतन को लेकर भेदभाव किया जा रहा है। वर्तमान में ग्राम रोजगार सहायकों को प्रति माह 9,000 और प्रतिदिन 300 का वेतन दिया जाता है, जबकि हमसे ज्यादा वेतन तो मजदूरी करने वाले लोगों को प्रतिदिन 500 रुपए मिलता है। ग्राम रोजगार सहायक महाकाल मंदिर पहुंचने के दौरान बाबा महाकाल हमें नियमित करो जैसे नारे भी लगा रहे थे। बाबा महाकाल की जय। बाबा महाकाल हमें नियमित करो, नियमित करो, नियमित करो। बाबा महाकाल से एक ही मांग, नियमित करो, नियमित करो। बाबा महाकाल से एक ही मांग, नियमित करो, नियमित करो। तो अपना भाई हम राजगढ़ जिले की जनपद पंचायत जीरापुर के सभी जीआरएस भाइयों ने संकल्प लिया है कि जो मध्य प्रदेश सरकार हमारी मांगों को नहीं मान रही, नहीं सुन रही, हम लगातार 5-6 वर्षों से ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अवगत करा रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं की। इसलिए पूरे ब्लॉक ने निर्णय लिया कि हम बाबा महाकाल सरकार के यहाँ जाके बाबा महाकाल को अपनी मांगों के बारे में बताएंगे, तो बाबा महाकाल सरकार के मुखिया को सद्बुद्धि देगी और हमारी मांगे जल्दी पूरा होगी। किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? हमें हर प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आज 9,000 की सैलरी मिलती है। 9,000 की सैलरी में हम हमारे परिवार को नहीं चला पाते, अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पाते। 9,000 में क्या होता है, आज के ज़माने में 500 बिना मजदूर नहीं मिलता है और हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करके हमें 9,000 पर दे के 300 रुपये देती है, उससे हमारा भरण पोषण नहीं हो रहा है। इसलिए हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारा वेतन 30,000 के समथिंग किया जाए और हमें जिला संवर्ग में किया जाए। 10 से हमारे ग्राम रोजगार सहायक के प्रत्येक ग्राम पंचायत में नियुक्ति हुई है। तो इसके बाद में 2017 में हमारे 4,000 रुपये बढ़ाए गए थे, जो कि आंशिक है। 9,000 में हमारे ग्राम रोजगार सहायक का कोई पेट पालन नहीं हो रहा है। और इस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से जितना काम ऑनलाइन ऑफलाइन यहाँ तक कि जितना भी राज्य शासन केंद्र सरकार की समस्त योजना का हमारे ग्राम रोजगार सहायक
ग्राम पंचायत स्तर पर एक छोटा कर्मचारी है, वो 9,000 अल्प वेतनमान में अपना हमारा ग्राम रोजगार सहायक कार्य कर रहा है। इनकी पीड़ा और इनकी दुख को समझे और शासन हमारे ग्राम रोजगार सहायक को 2013 में सहायक सचिव घोषित किया गया था और 2013 में सहायक सचिव घोषित करने के बावजूद भी आज तक मध्य प्रदेश की सरकार ने सिर्फ सहायक सचिव को घोषित किया है, उसको अमल में न लाया गया। 20 अप्रैल को सूर्य और 6 मई को चंद्र ग्रहण। जी हां, सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा और चंद्र ग्रहण प्रतिछाया के रूप में देखा जाएगा। इन दोनों खगोलीय घटनाओं में 17 दिन का अंतर रहेगा। सबसे पहले 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण होगा, जिसके बाद 6 मई को चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण भारत में कहीं भी नहीं दिखेगा, जबकि चंद्र ग्रहण प्रतिछाया आंशिक रूप से देखा जा सकेगा। वर्ष का पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण का प्रारंभ 20 अप्रैल 2023 को भारतीय मानक समय के अनुसार प्रातः 7:04 पर होगा। पूर्णता की स्थिति प्रातः 9:46 पर होगी। इस समय पूर्ण सूर्य चंद्रमा द्वारा ढक लिया जाएगा। यह एक दुर्लभ नजारा होगा, लेकिन भारत में खगोल प्रेमी को निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि सूर्य ग्रहण भारत में कहीं भी नहीं दिखेगा। ग्रहण की पूर्णता की अवधि 1 मिनट 12 सेकंड तक होगी। मोक्ष की स्थिति दोपहर 12:29 पर होगी। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण हिंद महासागर, इंडोनेशिया, फिलीपींस एवं दक्षिण पैसिफिक महासागर में देखा जा सकेगा। वेधशाला के निदेशक राजेंद्र गुप्त ने बताया कि चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है, जिससे वो कभी पृथ्वी के पास की स्थिति में होता है तो कभी पृथ्वी से दूर। पूर्ण ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा पृथ्वी के पास की स्थिति में सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य होता है। चंद्रमा पृथ्वी के पास होने के कारण उसका आकार तुलनात्मक रूप से बड़ा दिखाई देता है, जिस कारण वो सूर्य को पूर्ण रूप से ढक लेता है। इस स्थिति में हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देता है। 6 मई को चंद्र ग्रहण भी होगा। राजेंद्र गुप्त ने बताया कि सूर्य ग्रहण के बाद 6 मई को चंद्र ग्रहण होगा, जो कि भारत में 8:47 से रात्रि 1:30 तक प्रतिछाया के रूप में देखा जा सकेगा। हालांकि ज्योतिषाचार्य इसे ग्रहण की मान्यता नहीं देते हैं। 20 अप्रैल को पूर्ण सूर्य ग्रहण होने वाला है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा होता है, जब सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। पूर्ण ग्रहण जब होता है जब चंद्रमा सूर्य को पूरा ढक ले। हम सभी लोग जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार कक्षा में करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के पास की स्थिति में होता है तो उसका आकार तुलनात्मक रूप से कुछ बड़ा होता है, जिस कारण वो सूर्य को पूरा ढक लेता है और इसे पूर्ण ग्रहण कहते हैं। ग्रहण का प्रारंभ भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह 7:04 पर होगा। मध्य की स्थिति जो पूर्णता की स्थिति है वो 9:46 पर होगी और पूर्णता की स्थिति 1 मिनट 12 सेकंड तक हम पूर्ण ग्रहण को देख सकते हैं और मोक्ष की स्थिति दोपहर 12:29 पर होगी। लेकिन ये ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। दृश्य ऑस्ट्रेलिया और जो पूरा दक्षिणी गोलार्ध है, वो अंटार्कटिका, हिंद और पैसिफिक दक्षिणी महासागर, वहाँ पर एक ग्रहण, इंडोनेशिया आदि स्थानों पर एक ग्रहण दृश्य होगा। इसके बाद चंद्रग्रहण की क्या स्थिति रहेगी? इसके बाद 5 और 6 मई की जो रात्रि है वहाँ पर चंद्रग्रहण भी होने वाला है। लेकिन ये चंद्रग्रहण है, ये चंद्रग्रहण प्रतिछाया चंद्रग्रहण। प्रतिछाया चंद्रग्रहण जब होता है जब चंद्रमा जो पृथ्वी की पूर्ण छाया वाले हिस्से में ना गुजर के प्रतिछाया वाले हिस्से में गुजरता है, जिसके कारण चंद्रमा का प्रकाश थोड़ा मध्यम हो जाएगा। प्रतिछाया चंद्रग्रहण में चंद्रमा का कोई भी पार्ट पृथ्वी से नहीं ढकेगा, लेकिन प्रतिछाया वाले भाग से होने के कारण उसका प्रकाश थोड़ा कम हो जाएगा। ये प्रतिछाया चंद्रग्रहण ये भारत में दृश्य है। इस ग्रहण का प्रारंभ है रात्रि में 8:42 पर है। मध्य की स्थिति 10:53 पर है और जो मोक्ष होगा वो मध्य रात्रि 1:03 पर होगा। इसमें हम देखेंगे कि जो पूर्णिमा का चंद्रमा है उसका प्रकाश धीरे धीरे मध्यम हो रहा है और फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पंचकोशी यात्रा में श्रद्धालुओं के आगे तेज धूप और गर्मी ने भी हार मान ली। यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब अब जैथल पड़ाव पर पहुंच गया है। सिर पर गठरी, पांव में छाले,
मन में आस्था, भगवान नागचंद्रेश्वर से बल प्राप्त करके विधिवत आरंभ हुई 118 किलोमीटर की पंचकोशी यात्रा घटिया तहसील के दुर्धेश्वर महादेव मंदिर जैथल पड़ाव स्थल पर पहुंच गई। वहीं उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के आदेश अनुसार एसडीएम धीरेन्द्र पारासर ने अपने दल बल के साथ पहले से ही पड़ावों की व्यवस्थाओं का मोर्चा संभाल लिया ताकि पंचकोशी यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हो। पंचकोशी यात्रा में प्रदेश के कई जिलों से श्रद्धालु शामिल होने आते हैं। वहीं सिंहस्थ हो या पंचकोशी यात्रा, उज्जैन की स्काउट गाइड भी हर वक्त सेवा के लिए तैयार रहती है। पंचकोशी यात्रा में भी स्काउट गाइड टीम यात्रियों को गाइड के साथ साथ आई ड्रॉप, वैसलीन, पेन किलर स्प्रे लगाते नजर आते हैं। वहीं पुलिस विभाग भी पूरे क्षेत्र पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए रहता है। पंचकोशी मार्ग पर कुछ जगह लाइट की कमी नजर आने पर मीडिया द्वारा एसडीएम को अवगत कराने पर एसडीएम द्वारा तुरंत एक्शन लेते हुए लाइट व्यवस्था की गई। उज्जैन से हैं और उज्जैन भारत स्काउट्स एंड गाइड की संस्था के माध्यम से हैं और हमारे जिला मुख्य आयुक्त मंत्री जी महोदय भी आए और हम चारों पड़ाव पे स्काउट के दल के साथ में यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं और दवाइयों को वितरण कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारा है ना वर्षों से चला रहा है ये सेवा कार्य। अवंतिका में आस्था की 118 किलोमीटर की पंचकोशी यात्रा का विगत दिनों श्री गणेश हुआ था। पंचकोशी यात्रा में लाखों यात्रियों ने धर्म लाभ कमाया। हिंदू मान्यता अनुसार आस्था की 118 किलोमीटर की यात्रा में यात्री भगवान नागचंद्रेश्वर से बल प्राप्त कर यात्रा का शुभारंभ करते हैं। यात्रा नागचंद्रेश्वर से प्रारंभ होकर पिंगलेश्वर, बिल्केश्वर, कायाबनेश्वर, रत्नेश्वर 4 द्वारपालों की यात्रा कर पुनः बाबा महाकाल की नगरी अवंतिका में पहुंचते हैं, जहां बाबा नागचंद्रेश्वर को घोड़ों के रूप में बल पुनः वापस किया जाता है। यात्रा के एक दिन पहले ही मंगलवार को 118 किलोमीटर की यात्रा कर पंचकोशी यात्रियों ने शहर में प्रवेश किया एवं घोड़ों के रूप में बल को बाबा नागचंद्रेश्वर को वापस कर दिया। यात्रा के एक दिन पूर्व निकले यात्री शहर आने लगे हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा भी पंचकोशी यात्रा को लेकर सभी जगह सभी तरह की तैयारियां कर ली गई थी। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों से जहां जहां से भी पंचकोशी यात्री निकले वहां पर उनकी आवभगत की गई। नागचंद्रेश्वर के पंडित ने चैनल से चर्चा में बताया कि एक दिन पूर्व निकले यात्री ने यात्रा पूर्ण की है और नागचंद्रेश्वर को बल अर्पण कर दिया। पंचकोशी यात्रा में पुलिस विभाग द्वारा भी सेवा कार्य किया जा रहा है। चैनल से चर्चा में बताया गया कि पंचकोशी यात्रियों की सेवा भी पुलिस द्वारा की जा रही है। दिखा देता हूँ, चलो आ जाओ। अरे ट्यूब लगा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे नागचंद्रेश्वर तक तो मैं मोटरसाइकिल पे छोड़ दूँगा। और बताओ जैसा बताओ वहाँ छोड़ दूँगा। इनको खाले कहाँ पे हो, आपको छोड़ना है ना? चलो छोड़ देता हूँ, जहाँ जाओगे वहाँ से छोड़वा देता हूँ, ठीक है साहब। एक दिन पहले यात्रियाँ आ गए, किस तरह की सेवाएं आप लोग दे रहे हैं? अभी सभी पुलिस अधीक्षक महोदय ने सभी दूर जो इनकी सुविधा के लिए जगह जगह पॉइंट लगाए हैं और अभी जो यात्रा एक दिन पहले आ रही तो थाना लेवल पे भी हम लोग जो कोतवाली क्षेत्र में पॉइंट के अलावा भी हम लोग बीट और जो बीट अधिकारी और बीट पार्टी इनको कोई असुविधा नहीं हो तो इसलिए हम लोग लगे हैं ताकि कोई यातायात हैवी व्हीकल नहीं आए, कोई इनको सुगमता से गंतव्य स्थान पे पहुंच जाए। कुछ लोगों को अपनी बाइक पे भी आप लोग छोड़ रहे हैं जिनको कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, कहीं कठिनाई है। ये भी रास्ते में आए थे तो इनने बोला है कि सर पाँव में छाले हो गए, तो मैं इनको अस्पताल दिखा के और जहाँ बता रहे हैं वहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ। सुविधा इस तरह के कार्य आप लोग करना है पूरे रास्ते भर? बिल्कुल, ये हम भी मतलब कर्तव्य के साथ साथ मानव सेवा का भी कर रहे हैं, क्योंकि 118 किलोमीटर की जो चिलचिलाती धूप में ये लोग जो सही मायने में दर्शन का लाभ ले रहे हैं और धर्म लाभ ले रहे हैं, उससे प्रेरित होकर हम लोग भी कुछ इनके लिए कर सकें तो ये हमारे लिए गर्वान्वित है। तो ये 14 के दिन नगर प्रवेश होता है भक्तों का, जो कल जो 19 तारीख है, और अमावस्या को पूर्ण होती है यात्रा। कुछ यात्री पहले निकल चुके थे, वो एक दिन पहले आना शुरू हो गए हैं और यात्रा वैसे समापन तो अमावस्या को होती है और नहान शिप्रा स्नान के बाद। कितना महत्व उस पूरी यात्रा का है? ये यात्रा तो अवंतिका नगरी की परिक्रमा है। 33 करोड़ देवी देवता का जो है दर्शन लाभ मिलता है और 84 महादेव उज्जैन में वास करते हैं और ये 4 द्वारपाल जो है
जो उज्जैन में क्रमवार से महादेव होते हैं, 1 नंबर से 80 नंबर के महादेव उज्जैन शहर में वास करते हैं, और 4 जो महादेव है वो क्रमवार है 81, 82, 83, 84। ये जो है वैशाख महीना की जो 10वीं आती है, 10वीं से यात्रा चालू होती है, 11, 12, 13, 14 और अमावस्या को ये यात्रा पूर्ण होती है। ये पूरे अवंतिका नगरी की परिक्रमा मानी जाती है। नदी क्षेत्र में निगम के सुलभ शौचालय से यूरिनल का पानी मिल रहा क्षिप्रा में, यात्री हो रहे परेशान। शहर में स्वच्छ भारत अभियान को लेकर कई तरह के कार्य नगर निगम द्वारा किए जा रहे हैं। जहां स्वच्छता को लेकर कार्य किए जा रहे हैं, वहीं सुलभ शौचालय को लेकर भी निगम लगातार कार्य कर रहा है। लेकिन नरसिंह घाट झालरिया मठ के सामने स्थित निगम के सुलभ शौचालय के यूरिनल का पानी लगातार क्षिप्रा नदी में मिल रहा है। निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा दर्जनों कर्मचारियों की नियुक्ति नदी के रामघाट क्षेत्र में सफाई के लिए की गई है। लेकिन रामघाट नदी क्षेत्र से कुछ कदम ही दूरी पर स्थित झालरिया मठ के सामने स्थित सुलभ शौचालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सुलभ शौचालय के बाहर जहां एक और गंदगी पड़ी है, तो वहीं सुलभ शौचालय से निकलने वाला यूरेनिल का पानी लगातार क्षिप्रा में मिल रहा है। स्थानीय लोगों द्वारा इस पानी को रोकने के लिए यहाँ अस्थायी तौर पर मिट्टी की दीवार बना दी गई है, जिससे कि ये यूरिनल का पानी क्षिप्रा नदी में नहीं मिले। लेकिन ये मिट्टी की दीवार भी लगता है ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। जहां एक और इस पूरे क्षेत्र में इस पानी के कारण बदबू आ रही है, तो वहीं नदी क्षेत्र में आने वाले हजारों श्रद्धालु भी परेशान हो रहे हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति यहाँ निर्मित है। निगम का स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर लापरवाह बना हुआ है। बाबा महाकाल की नगरी में पंचकोशी पदयात्रा के माध्यम से दर्शनार्थी अटूट श्रद्धा के साथ देव दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य पा रहे हैं। पंचकोशी पदयात्रा को देखते हुए उज्जैन का शासन प्रशासन तन मन से सेवाएं दे रहा है। पुलिस विभाग द्वारा पदयात्रियों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। किसी प्रकार की असुविधा न हो, यातायात के डीएसपी संतोष कुमार द्वारा आगर रोड पर एक तरफ बैरिकेड लगाकर अलग से रास्ता दिया गया। पंचकोशी पदयात्रियों के लिए आगर रोड जैतल चौराहे पर पॉइंट लगाकर यात्रियों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। यातायात के डीएसपी संतोष कुमार, घटिया थाने के टीआई विक्रम सिंह, उज्जैन पुलिस द्वारा उत्कृष्ट कार्य देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु काफ़ी संख्या में है और जगह जगह लोगों द्वारा भी उनकी सेवा की जा रही है और पुलिस और प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी सुचारू रूप से चल रही है। आज इनका तीसरा दिन है, क्योंकि ये जो प्रशासन की तरफ से मान के चल रहा है 15 तारीख से है, लेकिन शायद इनका जो है ना जो पड़ाव है वो एक दिन पूर्व ही चल रहा है। जी जी। आज हमारे जैथल में शायद अभी आ भी गए हैं कुछ लोग रास्ते में हैं, तो निश्चित रूप से शाम तक आ जाएंगे। जी जी। और हम लोगों ने पूरी व्यवस्था को जमा दिया है, क्योंकि ये हमारा ये रोड बहुत ज़्यादा चलता है। जी जी। तो हमने उसी हिसाब से पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक सिग्नल कर दिया है, ताकि किसी भी प्रकार के बैरिकेड लगे हुए रास्ते में बैरिकेड लगे हैं, ताकि जो पंचकोशी यात्री हैं जो इधर चलें और वाहन उधर चलते रहें, उनको कोई दिक्कत ना हो, वाहनों को भी ना दिक्कत हो, इनको भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किए गए नवाचार के कारण पहली बार उज्जैन जिले में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में एक भी नकल प्रकरण नहीं बना। हर साल 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में उज्जैन जिले से हजारों बच्चे बैठते और कई बच्चों को नकल करते हुए पकड़ा जाता, मगर वर्ष 2022-23 की 10वीं 12वीं की बोर्ड एग्जाम में उज्जैन जिले में एक भी नकल प्रकरण नहीं बना। इसके पीछे शिक्षा विभाग के विषय विशेषज्ञ टीचरों द्वारा की गई तैयारियां और मेहनत को बताया जा रहा है। 2 महीने पहले ही बच्चों को एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे उसका अभ्यास कराया गया था। इसके चलते 10वीं और 12वीं बोर्ड की छात्र छात्राओं ने काफी अच्छे से तैयारियां कर ली। उसके बाद परीक्षा के दौरान शिक्षा विभाग ने उड़न दस्तों का निर्माण भी किया। अब उज्जैन जिले में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद की जा रही है। इसके लिए तो हमने पूरे बच्चों से लगातार अभ्यास करवाया है। अभ्यास के लिए क्वेश्चन बैंक्स हमने अपने जो मास्टर ट्रेनर्स हैं उनके द्वारा तैयार करवाए थे। पूरे ज़िले से पेपर बनवा करके विषय वालों से और उनको फिर समेकित किया गया, तो ये प्रश्न बैंक बने। उन प्रश्न बैंक का लगातार अभ्यास बच्चों को करवाया। ये दिसंबर से हमने प्रक्रिया शुरू की थी और फरवरी तक हमारी ये प्रक्रिया चली है। इसमें हम सोचते हैं कि जो हमारे डी और ई ग्रेड के बच्चे थे छमाही परीक्षा के आधार पर, उनको हमने ज़्यादा अच्छा करने के लिए प्रयास किया है।
इसमें हमने लगातार स्कूल्स का निरीक्षण भी किया, केंद्रों का 83 परीक्षा केंद्रों में से मैं खुद जो है लगभग 36-37 केंद्रों पर पहुंचा हूं। बाकी सारी हमारी टीम थी, हर ब्लॉक में एक निरीक्षण दल था और जिले स्तर पर 3 निरीक्षण दल थे। सभी लोगों ने सारे केंद्रों को हम लोगों ने निरीक्षण किया है। एक तो निरीक्षण का था, दूसरा बच्चों में थोड़ा सा तैयारी भी उनकी थी, इस कारण से इस तरफ उनने ध्यान नहीं दिया। यूडीए यानी उज्जैन विकास प्राधिकरण को 4 साल के लंबे अंतराल के बाद नया अध्यक्ष मिल गया। जी हां, 22 दिसंबर 2018 को जगदीश अग्रवाल ने विधानसभा चुनाव से पहले इस पद से त्याग पत्र दे दिया था। तभी से इस पद पर किसी की भी नियुक्ति नहीं हो सकी थी। सोमवार को मध्य प्रदेश शासन ने श्याम बंसल को उज्जैन विकास प्राधिकरण का नया अध्यक्ष बनाने का आदेश जारी कर दिया। साथ ही श्याम बंसल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दे दिया गया। मंगलवार सुबह उज्जैन के सर्किट हाउस से बीजेपी ऑफिस तक श्याम बंसल के समर्थकों ने उनका जुलूस निकाला। साथ ही जगह जगह पर उनका स्वागत सम्मान भी किया गया। बीजेपी कार्यालय पर सम्मान समारोह में जिले के सभी वरिष्ठ बीजेपी नेता, मंत्री मोहन यादव, निगम अध्यक्ष कलावती यादव, शहर अध्यक्ष विवेक जोशी, ग्रामीण जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। मीडिया से चर्चा में श्याम बंसल ने मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित आला नेताओं का धन्यवाद करते हुए उज्जैन के विकास में सभी को लेकर एक साथ चलने की बात कही। के दोनों जिलाध्यक्ष आदरणीय विवेक जोशी अग्रवाल जी, मैं आदरणीय प्रदेश नेतृत्व को, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, आदरणीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। निर्णय प्रक्रिया में देर जरूर हुई है, परंतु निर्णय होने के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह है और निर्णय प्रक्रिया के बाद हमारे नेता और जिनको कैबिनेट मंत्री का तत्काल दर्जा प्राप्त हुआ है, ऐसे श्याम जी बंसल जी के लिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप अभिनंदन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन, जिसके मुखिया वी.डी. शर्मा जी, संगठन के महामंत्री हितेंद्र भाई साहब, सरकार के मुखिया सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी का मैं वो मेरे परिवार की ओर से बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को जो मूल संगठन का काम करना लगता था, जिससे कहीं कोई जाकर के बहुत ज़्यादा लॉबिंग नहीं की हो और मुझे बनाया, इसलिए मैं उसका आभार करता हूँ मेरे परिवार की ओर से। निश्चित रूप से मैं लंबे समय से उज्जैन के छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। नेता भले ही तराना में हूँ, उज्जैन का काफ़ी मुझे अध्ययन है। मेरे जितने भी साथी हैं वो सभी उज्जैन के रहे, शिवाजी रहे नहीं, जगदीश अग्रवाल जी भी हैं, विवेक कावड़ा जी हैं, मोहन यादव जी हैं। इन सबके साथ मिलकर के उज्जैन का कैसे विकास हो सकता है, कितना हो सकता है, आने वाले समय में सिंहस्थ को लेकर के और ये हमारा शहर अन्य शहरों की तुलना में कैसे आगे बढ़े, उसे विचार करके निश्चित रूप से काम करूंगा। राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा ओबीसी ने राष्ट्रपति के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि बीजेपी सरकार द्वारा जानवरों की गिनती करना मगर ओबीसी की गिनती न करना सबसे बड़ा अपमान है। इस अपमान के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन के संदर्भ में आज मांग पत्र राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा गया। राहुल गांधी के द्वारा नीरव मोदी, ललित मोदी एवं मेहुल चोकसी जैसे देश का पैसा विदेश भागने वालों को बचाने का आरोप भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार पर लगाया, जिसके कारण राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई और उनकी संसद की सदस्यता भी समाप्त की गई। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद को बचाने के लिए राहुल के बयान को अपमान बता रहे हैं, जबकि पैसा लूटकर भागने वालों में एक भी ओबीसी के लोग नहीं हैं। देश में जानवरों की गिनती हो रही है मगर ओबीसी की गिनती नहीं हो रही, जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी से आते हैं। बावजूद इसके भी भाजपा सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया है कि वो ओबीसी की गिनती नहीं करेगी। कारण आरएसएस एवं भाजपा द्वारा ओबीसी को गिनती का विरोध करना ही ओबीसी का सबसे बड़ा अपमान है।
इसके साथ ही भाजपा द्वारा खुद को बचाने के लिए देश को लूटकर भागने वालों के साथ ही ओबीसी समाज को जोड़कर पूरे समाज का अपमान किया जा रहा है। इसलिए आपसे मांग करते हैं कि जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जनगणना कराकर ओबीसी का हो रहा अपमान, इस पर रोक लगाई जाए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा पूरे देश के 563 जिले और 31 राज्यों में हम रैली प्रदर्शन 4 चरणों का आंदोलन था, जिसमें 3 चरण आज कंप्लीट हो चुके हैं। पहला चरण हमारा ज्ञापन का था, दूसरा चरण धरना प्रदर्शन का था और तीसरा चरण आज हमने रैली प्रदर्शन की जिला उज्जैन में। और 30 अप्रैल को भारत बंद है। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती आज तक नहीं हुई। गुलाम देश में ओबीसी की जाति आधारित गिनती हुई, आज़ाद देश में आज तक ओबीसी की गिनती नहीं हुई और ये एक हमारा मुख्य मुद्दा है। उसके बाद आदिवासियों की जो 5वीं छठी अनुसूची है वो आज तक लागू नहीं हुई और निजी क्षेत्र में हमको आरक्षण SC ST OBC को निजी क्षेत्र में आरक्षण आज तक हमको मिला नहीं। तो ऐसे हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं। MSP बिल जो खेती करने वाले कृषक है उनको MSP गारंटी कानून लागू नहीं हुआ आज तक। NRC CA NPR के विरोध में मीटिंग से लौट रहे युवक को बड़े वाहन ने मारी टक्कर, जिससे हो गई मौत। बड़नगर से मीटिंग कर लौट रहे युवक को इंगोरिया के पास वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। बाबूलाल पिता महकाल सोलंकी, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी शिवसागर इंदौर में रहने वाले हैं, जो कि स्थायी निवासी खरगोन का बताया जा रहा है। उज्जैन में सरकारी विभाग पर पदस्थ हैं। बाबूलाल का पद सरकारी निरीक्षक का था। सोमवार शाम लगभग 7:30 बजे इंगोरिया के पास बाबूलाल सोलंकी अपने कार से घर लौट रहे थे, तभी तीव्र गति से आ रहे वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। बाबूलाल की उपचार के दौरान मौत हो गई। बाबूलाल के परिवार में 2 बेटियां हैं। हाँ, ये इंगोरिया में बताते हैं डम्फर और किसी वो 4 व्हीलर का एक्सीडेंट हुआ है आमने सामने। वहाँ से लेकर आए, बताते हैं कि वहीं एक्सीडेंट में घटनास्थल पर ही मृत्यु हो चुकी थी। तो मृतावस्था में यहाँ CH उज्जैन लेकर आए हैं, जिसका अभी हम करवा रहे हैं। मंगलवार को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रशासनिक भवन के द्वितीय तल के सभा कक्ष में विभिन्न मामलों में जन सुनवाई की गई। ग्राम आकासोदा तहसील उज्जैन निवासी विनोद चौधरी पिता राधेश्याम ने आवेदन दिया कि गांव में स्थित तालाब की भूमि पर वेस्ट वियर बना हुआ है, वहां गांव के कुछ लोगों द्वारा वेस्ट वियर तक पानी न पहुंचे, इस उद्देश्य से मार्ग में मिट्टी इत्यादि डालकर उसे ऊंचा कर दिया गया है। इस पर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार उज्जैन ग्रामीण को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। आगर रोड निवासी मनीष राय पिता यशवंत राय ने आवेदन दिया कि उनके पिता वर्तमान में हृदय के गंभीर रोग से ग्रसित हैं तथा उनका वर्तमान में इलाज चल रहा है। इंदौर के एक अस्पताल में उन्हें दिखाया गया। वहां पर डॉक्टर द्वारा पिता की बाईपास सर्जरी के लिए सलाह दी गई, जिसका अनुमानित खर्च लगभग 3 लाख रुपए बताया गया। आवेदक की स्थिति आर्थिक रूप से कमजोर है, अतः पिता के इलाज के लिए उनका आयुष्मान कार्ड बनवाया जाए। इस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। देखिए, जन सुनवाई में 3-4 तरह के इशू थे। एक, जैसे कुछ छात्राएं पहुंची थी कि जिस नर्सिंग कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ उसको मान्यता नहीं थी, उस पर SDM कोठी महल को जांच के आदेश दिए गए और उन पर कार्रवाई होगी। इसके अतिरिक्त सबसे अच्छी बात यह है जन सुनवाई में, चूँकि एक ट्रेंड हम तो 3 महीने से मैं देख रहा हूँ, समस्याएं लोगों की कम हो रही है। अधिकतर समस्याएं अब उस तरह की आती हैं जैसे जो मांग आधारित है। तो सिस्टम की कार्यक्षमता इससे दिखती है कि अगर सेवा आधारित समस्या हो तो इसका मतलब है सिस्टम में थोड़ी कोताही है। तो सिस्टम धीरे धीरे बेहतर काम कर रहा है। मांग आधारित समस्याएं हम हर मांग तो पूरी किसी की भी नहीं हो सकती, लेकिन इसके बाद भी हमारी कोशिश रहती है कि लोगों की समस्या का समाधान हो। और आज जो भी जन सुनवाई में केसेज आते हैं उसकी हम रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं, जिससे कि जन सुनवाई में जो आवेदन आए उसका निराकरण हो सके। आज भी जो आवेदन आए हैं उसका निराकरण किया जाए। उज्जैन शहर में एक से बढ़कर एक रंग बिरंगी साड़ियां उपलब्ध है। महिलाओं की पसंद की साड़ियां और कई तरह के कपड़ों को लेकर आया है छत्तीसगढ़ कोसा एवं कॉटन हथकरघा। वस्त्रों की प्रदर्शनी, साड़ियों की महासेल किफायती दामों पर उपलब्ध है। डॉक्टर अंबेडकर मंगल भवन फ्रीगंज में माधवनगर हॉस्पिटल के सामने साड़ियों की महासेल दिनांक 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक चलेगी। सेल में महिलाओं के लिए आकर्षक कलर में उपलब्ध है। यह सेल सुबह 11 बजे से रात्रि 11 बजे तक ग्राहकों की सेवा में उपलब्ध है। यह छत्तीसगढ़ प्रदेश की आकर्षक कोसा एवं कॉटन वस्त्रों का संग्रह उपलब्ध है। यहाँ छत्तीसगढ़ प्रदेश की आकर्षक कोसा एवं कॉटन वस्त्रों का संग्रह उपलब्ध है, जिसमें कोसा की साड़ियां, सूती साड़ियां,
मलमल के कुर्ते, सूती कुर्ते, सलवार सूट, बेडशीट, टॉवेल, नैपकिन, कुर्ते पजामे उपलब्ध है, जो कि आकर्षक डिजाइनों में उपलब्ध है। एक बार पधारें और सेवा का अवसर प्रदान करें। छत्तीसगढ़ प्रदेश के बुनकरों को विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उज्जैन शहर में दिनांक 17/4/2023 से 23/4/2023 तक 7 दिन का हाथकरघा कोसा वस्त्र का सेल लगा हुआ है। इसमें प्रदेश के बुनकरों के 17 स्टॉल लगे हुए हैं, जिसमें जांजगीर चांपा, शक्ति जिला और रायगढ़ जिला और सिवनी के उत्कृष्ट बुनकरों द्वारा निर्मित कोसा वस्त्र की साड़ी, शर्टिंग, सलवार सूट के कपड़े और भी कई तरह की वेराइटियाँ, जैकेट और शूटिंग शर्टिंग के कपड़े उपलब्ध है। आप सबसे मतलब कोसा का वस्त्र उत्पादन सबका बुनकरों का सहयोग रहता है और मैं अपने शादी और इसके उपलक्ष्य में उसको पहनाया जाता है, जिससे मतलब शुद्ध माना जाता है। कोसा वस्त्र का प्रचलन विशेषकर पूजा में होता है। फिलहाल इस अंक में इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।